सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली मेरी मदर लेट श्रीमती सुचित्रा गौरी के मेमोरी में हमने शुरू किया एक इनिशिएटिव है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम ये सीरीज ऑफ इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन डिफरेंट कैंसर टाइप्स। तो हमने सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन को 2019 में शुरू किया। 2019 में मेरी माता जी लेट श्रीमती सुचित्रा गौरी, उनको लिम्फोमा का डायग्नोसिस हुआ था और उस वक्त डॉक्टर अमित TMH मुंबई में थे और वो जो ट्रीटमेंट टीम थी उसके पार्ट थे। और उससे पहले डॉक्टर अमित के साथ मैं स्कूल में पढ़ा था एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम इतने साल बाद रिकनेक्ट किए। अनफॉर्चुनेटली माय मदर पास्ड अवे इन जुलाई 2019 और उसी पीरियड में अमित ने और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो चैलेंजेस ऑब्जर्व करते हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स उनके ऊपर लॉन्ग टर्म काम करें। सो many thanks to Dr. Amit for coming and joining us. Yes. So Dr. Amit, could you please briefly give a background about your whole own journey in cancer care and your experience in treating patients over the years? Thanks, Gautam. Thanks for calling and bringing me to this platform. So मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ और मेरा MBBS भी PMCS से हुआ था। The most important thing which happens जो मैंने देखा during my course of training in AIIMS दिल्ली में भी जब मैं 3 साल था या TMH में 5 years था, तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो वहाँ होते थे वो बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल के ही होते थे। डिस्पाइट कि इस एरिया में कुछ सेंटर्स हैं या उस लेवल के पर सेंटर्स नहीं है, जिस कारण से पेशेंट्स को माइग्रेट करना पड़ता था, जिससे ट्रीटमेंट डिले होता था और समहाउ आउटकम बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो एक पर्टिकुलर सेटअप बिहार के में होना बहुत ही जरूरी था एंड समहाउ आई मैनेज टू कम बैक आल्सो और एक टीम बनाने का मुझे मौका मिला यहाँ एंड आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग हियर इन पटना। ये जो आज का जो एपिसोड है या आज का जो इंटरव्यू है वो ऑन द स्पेसिफिक थीम ऑफ ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बिहार में कितना प्रेवलेंस है या दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर है, वहाँ कैसा प्रेवलेंस है? सो ओरल कैविटी का जो कैंसर है इंडिया में कहते हैं सबसे कॉमनेस्ट वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर मेल्स में होता है और ये एक ऐसा कैंसर है जिसके पीछे एक रीजन है, कॉज है। बाकी कैंसर्स तो लोगों को हो जाता है, नहीं कहते हैं कैसे होता है, पर ओरल कैविटी कैंसर 99% इसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण चाहे तो तंबाकू लेना होता है, किसी भी प्रकार का तंबाकू गुटखा लेने के कारण ही ये कैंसर होता है। तो आपने कहा तंबाकू से होता है, तो क्या सिगरेट पीने से भी हो सकता है ओरल कैंसर? बिल्कुल, किसी भी प्रकार का अगर आप तंबाकू ले रहे हैं, इरिटेशन माउथ में हो रहा है, तो तंबाकू जैसे लोग खैनी खाते हैं या गुटखा लेते हैं तो एक कांस्टेंट इरिटेशन जो गम के म्यूकोसा होते हैं, जो मुंह के अंदर की लेयर होती है, उस पर इरिटेशन कराता है और इस कांस्टेंट इरिटेशन के कारण आगे चल के इसमें कैंसर होने की संभावना होती है। स्मोक भी करते हैं, वो एक एडिशनल फैक्टर है कि स्मोक जो जाता है वो भी एक कांस्टेंट इरिटेशन कराता है, चाहे वो मुंह की लाइनिंग में हो या नीचे तक खाने की नली तक में या और भी बॉडी ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? ओरल कैंसर कैसे डिटेक्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या कैटेगरीज ऑफ ओरल कैंसर होता है, अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा है कि कैंसर एक रेयर बीमारी है। ये हम नहीं कहते कि हर कोई जो तंबाकू खाता है उसको ये हो रहा है, ऑब्वियस है, बट जो लोग खाते हैं उन्हीं को होता है, ये बात भी जरूरी है। तो अगर कोई भी क्या तकलीफ, अगर तंबाकू खाने के बाद कोई भी अल्सर हो रहा है या मुंह में कोई सफेद दाग हो रहा है या लाल दाग हो रहा है या कोई भी अल्सरेशन जो लंबे समय तक चल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते तक जो कंटिन्यू रह रहा है और अपने आप इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर होने की संभावना उसमें बढ़ते जाती है। ऐसे कंडीशन में फिर आपको उसकी जांच करने की जरूरत होती है और ये जो जांच होता है मोस्ट कंडीशंस में एक बायोप्सी लेना होता है, एक टुकड़ा वहां से निकाल के उसकी जांच करनी होती है जिससे डायग्नोस होता है। तो ये जो आम तौर में हमारे पेशेंट होते हैं उनको डायग्नोस्टिक स्टेज पे क्या डिफिकल्टी आती है? जैसे किसी को मुंह के अंदर अल्सर है या छाला है, तो फिर आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या क्यों रहता है कि लोग नहीं करवा पाते हैं जांच या फैल जाता है तब जांच कराते हैं, ऐसा क्यों होता है आपकी समझ? तो यहाँ 2 चीजें, एक है इग्नोरेंस और दूसरा है एक्सेप्टेंस।
इग्नोरेंस ये कि अगर हमें पता नहीं कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर कोई तकलीफ उनको है और ये लंबे समय से चल रही है, ये कैंसर भी हो सकता है, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। और कि ऐसा लंबे समय से है तो इस कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके इलाज पता नहीं करते हैं। अगर एक बार वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ऑब्वियस है, चाहे आप डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं या ईएनटी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, किसी को भी दिखा रहे हैं, अगर ऐसा कोई लंबा अल्सर होता है तो वो उसकी जांच जरूर करते हैं। द सेकंड थिंग है एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम एक चीज है, एक नॉर्मल क्रांति है कि हम बुरी चीजों से हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो एवन ये थॉट कि हमें कैंसर हो सकता है, हम इस थॉट से भी अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, और ये जानते हुए कि हमारे मुंह में कोई अल्सर है या कोई दाग है जो लंबे समय से चल रहा है, जिसकी जांच करा के हमें कंफर्म करना चाहिए क्या है, हम उस डर के मारे भी नहीं जाते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस हमारे कंट्री में बहुत ही पुअर है अगर हम कहते हैं तो। इस कारण से लोगों को अगर पता भी है कि उन्हें तकलीफ है तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं समय पे, और जब तक तकलीफ इस स्टेज पे नहीं बढ़ जाती है कि जब उनका डेली एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और तब तक एडवांस हो जाता है, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जिस कारण से ट्रीटमेंट फिर डिले होता है और पूरी तरह से क्योर होना मुश्किल हो जाता है। सो ओरल कैंसर का डायग्नोसिस यूजुअली फिर डेंटिस्ट्स करते हैं या फिर फिजिशियन करते हैं, कौन करता है? ओरल कैंसर के लिए बेसिकली अगर आपके मुंह में कोई भी दिक्कत होती है, तो नॉर्मल का कल्चर है कि आप या तो ईएनटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो सर्जन होते हैं जो इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दो डॉक्टर्स ही होते हैं, और ये डॉक्टर फिर बताते हैं, या हेड नेक सर्जन कहीं कहीं आज के डेट में वो भी आ गए हैं, तो ये इनके पास जाते हैं, तो वो फिर देखते हैं और वो फिर डायग्नोस करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कुछ उन्हें लगता है सस्पिशियस, तो उस कंडीशन में वो उसकी बायोप्सी करते हैं। और बायोप्सी के रिजल्ट? बिल्कुल, बायोप्सी के रिपोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि बीमारी है या नहीं है। कभी कभी कैंसर जो होता है एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है। इनिशियल स्टेज में जो अगर एक सफेद दाग मुंह में हो रहा है, एक छोटा अल्सर है, तो हो सकता है वो सिर्फ अल्सर हो, वो कैंसर ना हो, बट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस अगर इरिटेशन और ये सब बना रहता है तो वो आगे चल के कैंसर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपकी एक बार बायोप्सी की गई हो, वो नेगेटिव आ रहा हो, बट अगर उसके बाद भी आपका अल्सर अगर हील नहीं हो रहा है, तो आपको ये भी सोचना है कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आपको रिपीट बायोप्सी के लिए जाने की जरूरत है, चाहे वो बायोप्सी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद दोबारा करने की जरूरत है। और कभी कभी ये भी होता है कि म्यूकोसा के बस ऊपर में दिख रहा है, लोग ऊपर से इससे बायोप्सी कर लेते हैं, बट ट्यूमर अंदर की तरफ डीप होता है, तो उसमें डीप बायोप्सी की भी जरूरत होती है। तो कुछ कंडीशन में हमने ये भी देखा है कि लोगों ने बायोप्सी कराया और उसमें नेगेटिव था इनिशियली, उन्होंने फिर छोड़ दिया, बट उनके घाव ठीक नहीं हुए। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको फिर से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्या कारण है, तो फिर से 2 से 3 हफ्ते में दोबारा उसकी बायोप्सी की जरूरत होती है। तो अगर आ गया डायग्नोसिस ओरल कैंसर का, तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कैसे? तो अगर कैंसर कंफर्म हो जाता है, बायोप्सी के टेस्ट में कैंसर कंफर्म होता है, तो हम फिर देखते हैं किस प्रकार का कैंसर है। तो मोस्टली ओरल कैविटी कैंसर, कॉमन सेल कार्सिनोमा होते हैं उस तरह की। बट उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो किस स्टेज पे है। स्टेज कहने का हमारा मतलब होता है हम कैंसर्स को, सॉलिड ऑर्गन कैंसर को 4 स्टेज में जनरली डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और 4। स्टेज 1, 2 बेसिकली अर्ली स्टेज होता है। इस स्टेज में अगर कभी भी कोई भी कैंसर डायग्नोस होता है तो उस डायग्नोसिस में को हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। क्योर कहने का मतलब होता है कि हम कैंसर में 5 साल के सर्वाइवल को क्योर एक तरह से मानते हैं, कि अगर कोई 5 ईयर से ज्यादा चल रहा है तो मानते हैं कि बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अर्ली स्टेज कैंसर श्योरली 1, 2 में हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। डिलेड स्टेज 3 लोकली एडवांस होता है, उसमें भी क्योर के चांस होते हैं, बट इट इज नॉट एज गुड जैसा स्टेज 1, 2। स्टेज 4 जनरली एडवांस कैंसर होता है, उसमें क्योर होना मुश्किल होता है, तो उसमें हम डिजीज कंट्रोल करते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे ऑब्वियसली बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, लाइफ हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज हो रहा है किसी का स्टेज अर्ली में, तो ये डायग्नोसिस करने के लिए हमें पेशेंट का स्कैन करने की जरूरत होता है। चाहे ये हम सीटी स्कैन कर रहे हैं, कुछ कंडीशन में जैसे जीभ का कैंसर है तो वहाँ एमआरआई की भी जरूरत होती है, और लास्टली अगर थोड़ा पीछे का कैंसर है तो पेट स्कैन की भी जरूरत होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि माउथ के किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उस हिसाब से डिफरेंट इमेजिंग मोडालिटीज होते हैं, चाहे सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो या पेट सीटी हो। ये हमें हेल्प करता है बताने में कि कैंसर किस स्टेज पे है। अभी आपने बताया कि ओरल कैंसर का मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, तो उसमें किस स्टेज में क्या रहता है ओरल कैंसर के कंटेक्स्ट में? ओके, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले बोला, एक मल्टी मोडालिटी चीज है।
तो ये 3 पार्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये एक एक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि जो हम देते हैं, और ओरल कैविटी में मोर और लेस तीनों का ही रोल होता है, सर्जरी का भी, रेडिएशन का भी, कीमो का भी। अगर बहुत अर्ली स्टेज कैंसर है और मुंह के आगे के हिस्से का कैंसर है तो बेसिकली हम माउथ को 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, आगे का हिस्सा, बीच का और पीछे के हिस्से के हिसाब से। तो अगर अर्ली आगे ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं आगे का हिस्सा, अगर उसका कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसमें सर्जरी ही क्यूरेटिव होता है। सर्जरी अगर हो जाता है, बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो बायोप्सी सर्जरी करने के बाद जो टुकड़ा निकाला जाता है उसकी जांच की जाती है, और डिपेंड करता है उस टुकड़े की रिपोर्ट के हिसाब से कि कितना बड़ा ट्यूमर था, साइज क्या था ट्यूमर का, ग्रेड क्या था। ग्रेड का मतलब ये होता है कि कितना एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, कम तेजी से, या बहुत ही इंडोलेंट है, बहुत ही उसी तरह पड़ा रहे। तो इसमें ग्रेड 1, 2, 3 3 ग्रेड होते हैं। इसके अलावा ट्यूमर का एक्सटेंट कहाँ तक गया है, ट्यूमर क्या नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं या खून की नली को इन्वॉल्व कर रहा है, वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इसे देखा जाता है। और इसके अलावा जो ट्यूमर अगर हमने निकाला तो क्या पूरा ट्यूमर निकल गया है या नहीं, या कहीं मार्जिन छूट गया है, मार्जिन पॉजिटिव रह गया है। तो ये सारे फैक्टर बताते हैं कि आगे का पोस्ट सर्जरी हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस में अगर सिर्फ साइज के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है सिर्फ रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। बट अगर कोई भी हाई रिस्क पिक्चर्स के अलावा आता है कि अगर मार्जिन पॉजिटिव आ रहा है या नोड्स इन्वॉल्व हैं, गिल्टियां इन्वॉल्व हैं और गिल्टियां भी स्किन अंदर के स्ट्रक्चर से चिपकी हुई है, जिसको एक्सट्रानोडल एक्सटेंशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी भी साथ में रेडिएशन के लगता है। तो टोटल ट्रीटमेंट अगर हम कहते हैं तो इनिशियली सर्जरी, सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन, ये है ओरल कैविटी जो आगे का हिस्सा है। इसके अलावा जो वॉइस बॉक्स होता है या हमारे जो बेस ऑफ टंग होता है, जो पीछे का हिस्सा है, अगर वहां पे कैंसर अगर हो रहा है तो उसमें पहले की कंडीशन में सर्जरी ही एक ऑप्शन होता था। बट सर्जरी का प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे वॉइस बॉक्स पूरी तरह से खत्म हो जाते थे, निकालना पड़ता था, लोगों को बोलने में तकलीफ होती थी। अब रिसेंट एडवांसेस में ऐसा है कि हम सिर्फ कीमो रेडिएशन से भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर हमारा लैरिंक्स का फंक्शन प्रिजर्व है कि अगर हम पानी पी रहे हैं, हमें खांसी नहीं हो रही है और हमें लगता है कि डिसफंक्शनल लैरिंक्स नहीं है, कि अगर कुछ भी लेने के बाद वो फेफड़े में ना जाके नॉर्मली हमारे खाने की नली में जा रहा है, तो उस कंडीशन में कीमो रेडिएशन ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि रेडिएशन चलता है और साथ में कीमोथेरेपी देते हैं, और कीमो रेडिएशन से ही बीमारी ठीक हो जाती है, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है स्पेशली कीमोथेरेपी को लेके वो ये है कि कीमोथेरेपी प्लैटिनम बेस्ड ड्रग्स या बहुत पहले आर्सेनिक बेस्ड ड्रग्स से होता था, तो उससे बहुत ही बॉडी में आप एक सेंस में पॉइजन डाल रहे हैं। तो इसके बारे में, और उससे वो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा है क्या ऐसा? और रेडिएशन में एक सेंस में बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं रेडिएशन से, तो उस स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट बिना साइड इफेक्ट का नहीं है। तो और कैंसर का ट्रीटमेंट इसलिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हम जो दवा देते हैं वो कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। वो कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, वो तो ठीक है, बॉडी को उससे बेनिफिट मिल रहा है, बट जो नॉर्मल सेल्स डैमेज होते हैं वो उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हर चीज का हमें रिस्क बेनिफिट देखना होता है कि हमें इससे फायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें पहले, तो रेडिएशन जो है सिर्फ जाके एक हाई एनर्जी पार्टिकल बीम जाता है जो कैंसर सेल्स को मारता है, बट उसके साथ साथ साइड के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। बट जनरली अगर हम देखें तो रेडिएशन का इफेक्ट कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, बट हाँ कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रह जाते हैं, जैसे मुंह का सूखापन होना, क्योंकि वो सारे म्यूकोसा को डैमेज कर देता है, तो जो हमारी सलाइवा की ग्रंथियां होती हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में ड्राइनेस रह जाता है, स्किन की थोड़ी सी हाइपरपिगमेंटेशन या बर्निंग रह जाती है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होती हैं, जिसके लिए फिर कुछ एक्सरसाइजेस या बाकी चीजें बताए जाते हैं जिससे कंट्रोल करना होता है। कीमोथेरेपी भी उसी तरह अगर हम कहते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देते हैं, बट इन साइड इफेक्ट्स का जो परसेंटेज है वो कम होता है। समथिंग अराउंड सीवियर साइड इफेक्ट्स, जिसको भी हम ग्रेड में कहते हैं कि ग्रेड 3 से ऊपर साइड इफेक्ट जो है 5% के आसपास लोगों में होता है। और ये साइड इफेक्ट्स मोस्टली अगर कहते हैं तो इट में अफेक्ट आपके किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, हाथ पैरों में झिंझिनाहट या सूनापन हो सकता है, कभी कभी सुनने की क्षमता में भी अंतर पड़ता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, फीवर आना, ये सारे सिम्टम्स है जो कीमोथेरेपी की वजह से हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये जाके कंट्रोल हो जाते हैं। और जो बेनिफिट हमें इससे मिलता है वो ज्यादा है रादर देन कि जो उससे साइड इफेक्ट्स उससे हो रहे हैं। तो जिस पीरियड में कीमोथेरेपी पड़ रही है
उस पीरियड में होगा वो साइड इफेक्ट इमीडिएटली, या जैसे आज कीमो का डोजेज मिला तो यूजुअली साइड इफेक्ट कितना उसके कितने समय बाद होता है? सो कीमोथेरेपी या रेडिएशन सबके साइड इफेक्ट्स तीन पार्ट में डिवाइडेड किए गए हैं कि अर्ली साइड इफेक्ट्स जो ट्रीटमेंट देते के समय ही होता है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई हाइपरसेंसिटिविटी, आपने इंजेक्शन लगाया उससे रिएक्शन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो दिस आर द अर्ली साइड इफेक्ट्स विच में आते हैं। उसके बाद होता है डिलेड या इंटरमीडिएट साइड इफेक्ट जो अगले 3 से 4 दिन या 5 दिनों में पेशेंट्स को होते हैं। वो साइड इफेक्ट कीमो के इनिशियल इफेक्ट के कारण होते हैं। और फिर डिलेड साइड इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में होता है, जो अगर हम कहते हैं पेशेंट बिल्कुल भी ठीक हो गया तो 5 साल 6 साल बाद उसे क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो साइड इफेक्ट्स है डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट होते हैं, बट विद कांस्टेंट मॉनिटरिंग हर साइड इफेक्ट को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और कैंसर, ये जो जैसे आपने ये ट्रीटमेंट बताए, तो ये एक परसेप्शन है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये रहा है कि कैंसर बहुत महंगी बीमारी है। गवर्नमेंट के या बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, ट्रस्ट के क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं ओरल कैंसर या बाकी कैंसर के पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल, कैंसर एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। ये एक दिन में इलाज नहीं हो पाता है, हो सकता है पेशेंट को 3 से 4 महीने की जरूरत पड़ती है इलाज की। तो ये 3 से 4 महीने अगर कोई इलाज करता है तो ऑब्वियसली उसका अपना काम छोड़ के उसे अपना इलाज कराना होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उसके साथ जो उसके साथ अटेंडेंट इन्वॉल्व होता है वो भी अपना काम छोड़ के, एक अटेंडेंट हर हाल में जरूरत पड़ता है तो उसका भी ये इफेक्ट होता है। थर्ड थिंग है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मिडिल क्लास इज द मोस्ट सफरर, अगर हम कहते हैं जो हाई क्लास है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो लो क्लास है उसके लिए भी इतनी सारी स्कीम्स हैं। मोस्ट नॉर्मली अगर हम कहें गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे बीपीएल के लिए, चाहे आयुष्मान भारत है या सीएम फंड है, तो ये ऑल उनको मिल जाता है, तो उससे उनका ट्रीटमेंट कवर हो जाता है। एक नॉर्मल एवरेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का कॉस्ट, हम कुछ भी सर्जरी का कॉस्ट 1 लाख से लेकर 3 से 4 लाख के आसपास जा सकता है। रेडिएशन का कॉस्ट भी ऐसे ही 1 से 1.5 लाख के आसपास जा सकता है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए आप ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं। गवर्नमेंट ने और इतने सारे एनजीओज हैं, दे हेल्प यू आउट, बट है कि आपको राइट जगह पहुंचने की जरूरत होती है कि कहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको देखना है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप आयुष्मान कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको आयुष्मान का लाभ लेना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन में सीएम रिलीफ फंड आता है, इसके लिए उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएम फंड आता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है। और कभी कभी आप इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आई से कि उसके लिए बेस्ट थिंग है कि आप फैमिली अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रखें, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में और खासकर बिहार में कहें तो लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी नहीं रखते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है, चाहे वो 10 लाख का हो या 5 लाख का भी हो, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करता है ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है डायग्नोसिस में आपकी हेल्प मदद ना मिले, उतना आप खुद कर लें, पर ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो जस्ट टू समराइज, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत, और दूसरा स्टेट लेवल पे सपोर्ट है। तो जैसे आपने बोला कि सीएम का फंड है, तो ये हर स्टेट पे है, बिहार में है, बाकी स्टेट्स में भी सिमिलर फंड्स होते हैं? बिल्कुल, हर स्टेट में ये सीएम फंड है। ये इसका अमाउंट वेरी करता है डिफरेंट स्टेट टू स्टेट। बिहार में ये फंड 5 लाख तक सैंक्शन है, बट जनरली पेशेंट को 1 से 2 लाख के बीच में मिलता है। और ये सारे पेशेंट्स को मिलता है या इनकम का क्राइटेरिया है? नहीं, डेफिनेटली इसमें इनकम का क्राइटेरिया होता है पेशेंट्स का, तो उनका इनकम समथिंग अराउंड 2 to 2.5 लाख के अगर नीचे का है तो उन्हें ये फंड इजीली मिलता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इन सब में नहीं आते हैं तो देयर आर डिफरेंट एनजीओज जो डिफरेंट ट्रीटमेंट को कवर करते हैं। तो एनजीओज के पर कवरेज में ये इशू होता है कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो सीएसआर प्रोवाइड करती हैं, तो वो हेल्प करती हैं लोगों को, बट उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि हम क्यूरेटिव पेशेंट्स को सपोर्ट करेंगे, पैलिएटिव को नहीं करेंगे। तो क्यूरेटिव का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उनके ऊपर दे वांट टू स्पेंड द मनी रादर देन, और जो पैलिएटिव वो है जिनको हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके लिए वो सोर्स ऑफ फंडिंग कम हो जाती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि उनको बेटर आउटकम मिले। बट ऐसे है कि हर एक को इतनी जरूरत होती है इलाज की, चाहे वो क्यूरेटिव हो या पैलिएटिव। सो आप सही एनजीओज के पास भी अगर जाते हैं तो दे विल आल्सो हेल्प यू आउट कि कुछ फंड जनरेट करने में आपके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट नीड रहती है कैंसर पेशेंट की, जो मैंने एज अ केयर गिवर खुद भी नोटिस किया है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा होता है बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरी समझ से कैंसर इज लाइक अ बस हिट,
अचानक में एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद की लाइफ जो पेशेंट है और उसके आसपास के लोगों के एक लंबे समय तक चेंज हो जाती है। क्या सपोर्ट मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं अभी नॉर्थ इंडिया में या बॉम्बे में जो इमोशनल सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के सपोर्ट के लिए पेशेंट्स को अवेलेबल हो, ऐसे कुछ हैं? दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि कैंसर जो डिजीज है वो सिर्फ पेशेंट को ही अफेक्ट नहीं करती है, सब होल फैमिली गेट्स अफेक्टेड रहता है और उन सबको उतना ही सपोर्ट चाहिए होता है जितना कैंसर पेशेंट्स को चाहिए होता है। तो इसके लिए पूरी टीम होती है, देयर इज अ साइकियाट्रिस्ट, काउंसलिंग होती है, पैलिएटिव केयर टीम भी इसमें हेल्प करती है काउंसलिंग में। द इम्पोर्टेंट थिंग है कि यू शुड रीच दोस काउंसलर्स और उनसे बात करनी होती है, दे विल हेल्प यू आउट कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ऑन डिफरेंट लेवल्स पे दे विल हेल्प यू आउट rather than नहीं सिर्फ पेशेंट केयर में बट फाइनेंशियल पेशेंट केयर एंड ऑल अदर हाउ टू मैनेज योर वर्क। अगर कभी कभी कुछ होते हैं कि जहाँ अगर आप दे हेल्प यू आउट कि आप अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, यू आर अर्निंग आल्सो एंड टेकिंग केयर ऑफ योर पेशेंट्स आल्सो। सो ऑल दिस इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कैंसर का केयर अगर हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया सिर्फ कीमो रेडिएशन या सर्जरी तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी एक पूरी टीम होती है जिसमें सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट। सो ऑल दिस पीपल हेल्प यू आउट कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे सकें। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का होता है, जो कि आपको फर्दर इस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपने दो बड़े हॉस्पिटल जो देश में है, TMH और एम्स, दोनों में काम किया है। आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास तो ये टीम्स होंगी, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स, बट व्हाट अबाउट द अदर हॉस्पिटल्स? वहां पे क्या है सिचुएशन? क्योंकि हर पेशेंट एम्स और TMH तो नहीं जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि आप मेट्रोज में नहीं है, किसी छोटे शहर में है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है वहाँ आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, दैट इज गुड एनफ, बट वो पूरी टीम दे कैन नॉट जनरेट। तो उस कंडीशन में यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट और अदर थिंग्स जो आपको इसमें हेल्प करे कि यू कैन कनेक्ट विद अदर पीपल्स। सो अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अगर हम कहते हैं डिफरेंट कैंसर्स के लिए दे आर नॉट पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स, एडवोकेसी ग्रुप्स हैज कम अप, जो कि हेल्प करते हैं। आप अपने तरह के लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड आल्सो फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट। सो यू ट्राई कि आप अपने डॉक्टर से ये पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा सपोर्ट ग्रुप है जो आपके कैंसर का है, एंड यू कैन जॉइन दैट सपोर्ट ग्रुप जो कि पैन इंडिया है, जो दे विल हेल्प यू आउट कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लिम्फोमा, माइलोमा, हर एक के लिए एक सपोर्ट ग्रुप आज के डेट में इंडिया में मोस्टली स्टार्टेड है। यू शुड जॉइन दैट ग्रुप इन दैट केस। तो आपने जैसा बताया कि बहुत सारे अभी ट्रीटमेंट सेंटर्स आ गए हैं और तो अगर किसी पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है कैंसर का, तो उनको फिर आगे मतलब किस बेसिस पे सेंटर को सेलेक्ट करना चाहिए? सो कैंसर के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक किसी कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर में जाएं जहां पे सारी कुछ एक छत के नीचे अवेलेबल होता है, क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा ट्रीटमेंट, एक सिंगल लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो एक पूरी टीम होती है और जब तक पूरी टीम ना हो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट में लैग जरूर करता है। बट हाँ, सबके लिए फिजिबल भी नहीं होता है इतना इजी कि मूव आउट करना कि उस सेंटर पे पहुंच जाए और वहां जाके महीने 2 महीने या 3 महीने भी रुकना पड़ता है। हाँ, तो फिर भी अगर आप जा सकते हैं तो फर्स्ट टाइम आप जाके यू कैन टेक अ कंसल्टेशन कॉल। उसके बाद फिर आप अपने सेंटर, अगर आपके शहर में, छोटे शहर में है, अगर वहाँ सारी फैसिलिटी नहीं है, यू कैन कम बैक, बट ओकेजनली आप 3 महीने में एक विजिट करेंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कवर्ड। तो और आपके समझ से कौन-कौन से अच्छे मेजर कैंसर केयर सेंटर्स हैं इस रीजन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, जिसमें पेशेंट्स जा सकते हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, दिल्ली में? दिल्ली में तो देयर आर मल्टीपल सेंटर्स, राइट फ्रॉम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेंटर्स, देयर आर मेनी हैं जो उसको मैनेज करते हैं। यूपी और बिहार में अगर कहते हैं तो देयर आर स्टिल फ्यू जो सेंटर्स यूपी में है, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी तक ही लिमिटेड है, उसके अलावा बाकी कहीं बहुत उस तरह का उस लेवल का सेंटर नहीं है। तो ये लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में कौन-कौन से सेंटर हैं जैसे आपने बोला? वाराणसी में टीएमएच का ही सेंटर है, दैट इज द बिगेस्ट सेंटर। अगर हम कहते हैं बॉम्बे के बाद अभी नेक्स्ट सेकंड बिगेस्ट सेंटर इंडिया का टीएमएच वाराणसी में है। उसके अलावा लखनऊ में भी मल्टीपल है, चाहे आरएनएल हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं कैंसर को, केजीएमसी ट्रीट करते हैं, गवर्नमेंट में प्राइवेट सेंटर्स में लखनऊ में देयर आर मेनी लाइक अपोलो, मेदांता, देयर आर ट्रीटिंग। उसके अलावा भी देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स जहां पे वेल ट्रेन्ड लोग हैं जो कि एक ग्रुप बना के ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो गुड एनफ।
कानपुर में भी इसी तरह से कुछ सेंटर्स दे हैव एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रुप जो कि अच्छा फंक्शन कर रहा है। बिहार में अगर हम कहते हैं तो बिहार में भी अब मल्टीपल सेंटर्स आ गए हैं। गवर्नमेंट सेंटर में मुजफ्फरपुर में टाटा कैंसर सेंटर एस्टैब्लिश हो गया, दैट इज वर्किंग गुड। पटना में पहले से मागी कैंसर है, दैट इज आल्सो वर्किंग। आईजीएमएस इज आल्सो वर्किंग। इसके अलावा भी कॉम्प्रिहेंसिव मेदांता हैज कम इन पटना जो कि सब कुछ के साथ मैनेज कर रहा है। देयर आर मेनी सेंटर्स, यू हैव टू डिसाइड कि आपके घर के आसपास कौन अच्छा सेंटर है और आप कहाँ कंफर्टेबल है ट्रीटमेंट के लिए, और कॉस्ट आप कहाँ इजी अरेंज कर सकते हैं और फंड जहाँ से इजीली आ जाए और आपका ट्रीटमेंट भी आराम से चले। यू हैव टू डिसाइड। और बाकी बगल के राज्यों में जैसे झारखंड है, वो भी एक समय तक तो बिहार का ही हिस्सा तो झारखंड में भी और रांची में देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच हैव कम अप। रांची में भी टाटा ट्रस्ट ने हॉस्पिटल ओपन किया है। उसके अलावा रांची में एससीजी है, या कुछ डॉक्टर्स ने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर्स ने ओपन कर रखा है, दैट इज गुड एनफ। उसके अलावा जमशेदपुर में भी कैंसर का ट्रीटमेंट मोर और लेस चल रहा है। रूरल पेशेंट्स जो हैं उनको कैंसर नेविगेट करने के लिए क्या कैसे करना चाहिए, क्योंकि शहर में तो तब भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बट रूरल पेशेंट्स को कैसे चांस मिल सकता है या गाइडेंस मिल सकता है? सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर रूरल पेशेंट है, अगर बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो आपके नियरेस्ट सेंटर है यू कैन गो देयर फर्स्ट फॉर डायग्नोसिस। एक बार अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद आपको फंडिंग मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो तो यू इजीली गेट अ फंड ऑफ अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख, जिससे आपका इनिशियल ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। तो बिहार में अगर कहें कि रूरल पेशेंट्स हैं तो दे कैन इजीली गो टू एचपीसीएच है, मुजफ्फरपुर में टाटा कैंसर सेंटर है। अदरवाइज मेदांता में भी अब ये कर रखा है कि क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का शेयर है, द लैंड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड देम टू फ्री ट्रीट। बेसिकली फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इफ अ पेशेंट हैज अ इनकम ऑफ लेस देन 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से नीचे की आपकी इनकम है तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से मेदांता रेफर होकर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। उसके अलावा और भी सेंटर्स है, महावीर कैंसर संस्थान है, दोधा कैंसर है, एंड देयर आर मेनी अदर्स इन पटना आल्सो व्हिच आर हेल्पिंग यू आउट। गवर्नमेंट के एंड से क्या असिस्टेंट स्कीम्स या फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स? तो जिन सेंटर्स के पास भी आयुष्मान भारत योजना है, आप उस आयुष्मान भारत का वहाँ यूज कर सकते हैं। आपको पता करना है कि वहाँ और है सीएम फंड आता है, पीएम फंड आता है या नहीं। अगर उस सेंटर के पास आता है तो यू कैन श्योरली यूज दोस फंड्स इन दैट सेंटर। अर्बन कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से अवेलेबल हैं जो कैंसर पेशेंट्स को नेविगेशन में हेल्प कर सकते हैं? जैसे मैंने ज़ेन ऑन्को के बारे में सुना है, एक नाव्या करके प्लेटफॉर्म है उसके बारे में सुना है। बिल्कुल। सो कैंसर का ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सेकंड टाइम चांस शायद ना मिले। तो अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं, आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, थर्ड ओपिनियन, सो इट्स ऑलवेज गुड एनफ। So there are many digital sites, or you can directly access or contact a doctor either on the mail or the WhatsApp, or they just a video consultation you can take. So everything is available. आपको उस resources को आप आराम से use कर सकते हैं। Or you can go through also a Navya portal, which is slightly expensive, but still it is also a good platform जो उसको आप use कर सकते हैं। And what other platforms are there? I've heard about something called Zen Onco. So these are all private platforms जहाँ पे they provide you consultation on a chargeable basis. So you can take help of all those. So you have to first decide कि आपको किस डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है और क्या कंसल्टेशन लेना है, तो उस हिसाब से आप उस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं और यू कैन टेक अ कॉल। एज अ डॉक्टर, कैंसर डॉक्टर जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपका क्या मेजर सजेशंस है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएं तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बदलाव आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक सो कि पेशेंट सही जगह पहुंच नहीं पाता है। द नॉलेज द पेशेंट शुड गेट वो नहीं मिल पाता है। अगर किसी को अगर पता चला कि उसे ये प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस है जैसे ही ये पता चलता है इट्स अ डेवास्टेटिंग थिंग, बट सही जगह पे पहुंचना ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि हर पेशेंट इनिशियल डायग्नोसिस के बाद सही ऑन्को सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच पा रहा है। तो ये जो डिले होता है ये डिजीज को प्रोग्रेस करता है और समहाउ पेशेंट की मनी भी इस फेज में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जो वो टेस्ट कराते हैं या बाकी कुछ ट्रीटमेंट होता रहता है जो कि काम का नहीं होता है, राइट डायरेक्शन में नहीं होता है। तो आई से कि नेविगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कि कैंसर पेशेंट्स में अभी भी लैक कर रहा है। दो फ्यू सेंटर्स टाटा ने स्टार्ट किया है कि पेशेंट्स अगर डायग्नोज होते हैं तो नेविगेट देम टू द राइट प्लेस एंड हेल्प देम फंडिंग, बट सब पेशेंट्स को ये हो पाए ऐसा नहीं है। लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर लोग पहले दिन सही जगह पहुंच जाए तो उस कंडीशन में उनकी ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाएगी,
उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी कंट्रोल में रहेगा एंड दे विल गेट द बेस्ट आई थिंक सो. The final question, any message you have specifically for cancer patients and wider audience? So इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कैंसर अपने आप हो जाता है, वी कैन नॉट से कि किसको हो रहा है नहीं हो रहा है, बट अगर हो रहा है तो यू कैन स्टिल फाइट विथ इट. दो इट्स अ टफ फाइट बट स्टिल आप अगर फाइट कर रहे हैं तो यू कैन इजीली ट्राई टू ओवरकम इट. अगर अर्ली स्टेज में है तो आप क्योर हो सकते हैं, एक पूरी लाइफ आपको फिर से वापस मिल सकती है. डिलेड स्टेज में भी अगर आपको पता चल रहा है तो आपको सही जगह पहुंचना है, अच्छे से अपना जो भी इलाज है करना है एंड यू हैव टू डिसाइड द डे वन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और कैसे फंडिंग अरेंज करनी है. तो आप उसी इंस्टीट्यूट को चुने जहां आपको सारे हेल्प किए जाए, जो आपको बताते हैं कि टोटल ट्रीटमेंट आपका कॉस्ट कितना है और आप कैसे उस फंड को अरेंज कर सकते हैं. चाहे आप खुद कर ले, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से फंडिंग और सोर्सेस आपको मिल सकती है. इसके साथ साथ आप कोई भी कैंसर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपकी तरह के लोग आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है. कुछ एनजीओ की भी आप हेल्प ले सकते हैं. दे आर वेरी गुड फ्यू एनजीओ जो आपको हेल्प करते हैं कि फर्दर फंडिंग और फर्दर ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हैं. बट इम्पोर्टेंट सबसे है कि आप अर्ली डायग्नोसिस को, कभी भी अगर आपको कोई भी सिम्टम है जो कि हफ्ते 10 दिन में नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से मिले ताकि आपकी जो भी तकलीफ है उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके. थैंक यू डॉक्टर अमित फॉर योर टाइम. आप अभी रात के 9 बज रहे हैं और मुझे अभी आपने कुछ देर पहले शेयर किया कि आप इसके बाद फिर वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सर्विस टू दिस नेशन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.